गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बताइए। ओके, ऑल क्लियर। तो हम लोग कल इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे और इनहेरिटेंस के टाइप हम लोगों ने पढ़ा कि सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आज हम लोग उसको प्रोग्राम के तहत समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो मैं सीधे लेके चलता हूं आपको प्रोग्राम पर और एक बार मैं दोबारा से उसको डिफाइन कर देता हूं। उस पहले प्रोग्राम को देखते हैं, उसके बाद आपके सामने एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। सिंगल लेवल तो इसके अंदर ही कवर हो जाएगा, क्योंकि जब एक क्लास को दूसरा क्लास डिराइव कर रहा है तो वो तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, मतलब एक पेरेंट क्लास और दूसरा बेस क्लास। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बेसिकली है क्या? तो यहां पर आप देखना है, जैसे यहां क्लास है, आपको दिख रहा होगा, आई थिंक देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अभी मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, अभी तो काफी लोग आए नहीं है, लेकिन वो आते रहेंगे। बहुत लोग रिकॉर्डिंग भी देखते हैं। बहुत लाइट है, चलिए लाइट है तो मैं लाइट कम कर देता हूं। अब दिख रहा है? अब लाइटिंग कुछ कम हुई है। हाँ, तो यहां पर आप देखेंगे क्लास है और क्लास का नाम यहां पर दिया गया है माई क्लास। तो यहां पर क्लास, आपको मैं कई बार बताया, क्लास एक कीवर्ड है। ठीक है, इस कीवर्ड के हेल्प से ही क्लास को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो क्लास यहां पर क्या है? कीवर्ड है। और यहां पर हमने एक क्लास क्रिएट कर दिया जिसका नाम है माई क्लास। तो माई क्लास इज अ न्यू क्लास। ये न्यू क्लास क्रिएट किया गया। और क्लास का नाम हमेशा क्या होता है? यूजर डिफाइंड होता है। क्लास का नाम क्या होता है? हमेशा यूजर डिफाइंड नेम होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि क्लास का नाम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक आइडेंटिफायर। क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो यहां पर माई क्लास नेम दे दिया। ओके, यहां पर आप देखेंगे पब्लिक कीवर्ड यूज किया गया है। पब्लिक इसलिए किया गया है सो दैट कि इसके अंदर जो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, मतलब सिंपली हम फंक्शन कह सकते हैं, बट प्रोग्रामेटिकली वेरिएबल को डेटा मेंबर और फंक्शन को क्या कहा जाता है? मेंबर फंक्शन। तो यहां पर क्या है? माई फंक्शन, मतलब हियर इज अ फंक्शन एंड फंक्शन को ओपन किया, यहां पे करली ब्रेसेस से फंक्शन को क्लोज किया, और क्लास को यहां करली ब्रेसेस से ओपन किया और यहां पर क्या किया? सेमी कॉलन देके क्लोज कर दिया। तो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द क्लास। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद यहां पर देखना है कि डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास को हम कहते हैं चाइल्ड क्लास। ये बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास। यहां पर कैसे डिराइव होता है? एक ही चीज याद रखना है, डिराइव करने के लिए कॉलन का यूज किया जाता है। डिराइव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सी प्लस प्लस में कॉलन का यूज किया जाता है। ठीक है, एंड ओके, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग सभी लोग। डिराइव्ड क्लास यहां पर कैसे डिराइव हुआ? जैसे यहां क्लास माई चाइल्ड, पब्लिक माई क्लास, मतलब यहां पर ये जो क्लास है माई क्लास, ये आपका बेस क्लास है। और जो डिराइव्ड क्लास हुआ, तो पहले हम क्या लिखेंगे? क्लास, फिर कीवर्ड क्लास माई चाइल्ड, मतलब दिस इज द डिराइव्ड क्लास। ये माई चाइल्ड क्या है? माई चाइल्ड इज अ डिराइव्ड क्लास। और किससे डिराइव हो रहा है? इसका पेरेंट क्लास क्या है? तो माई क्लास पेरेंट क्लास है। यहां पर पब्लिक लिखना इसलिए जरूरी हो गया कि यहां पर अगर हमने इसको पब्लिक डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब क्या है कि हम इसके
सारे फंक्शंस को मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर फंक्शंस को यहां पर पब्लिकली डिराइव कर रहा है। ठीक है, पब्लिकली डिराइव करने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इस क्लास से भी डिराइव हो रहा है तो वो भी इसको यूज कर पाएगा। अदरवाइज अगर यहां पर पब्लिक नहीं यूज होगा तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा, इसका मतलब इसका यूज यहां तो हो जाएगा लेकिन इसका यूज यहां नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, आउटसाइड द क्लास ये एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर माई क्लास जो है, यहां पर या तो यहां पर पब्लिक डिक्लेयर कर दो। ठीक है, समझ गए आप लोग? अनिल कुमार जी कल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देके बताइए। अनिल कुमार जी थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है, तब होगा, और थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िए। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल यही लिखा हुआ है ना कि ये दादाजी हैं और ये बच्चा है और ये पोता है। यही रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है कि दादाजी के प्रॉपर्टी पिताजी के पास आया और पिताजी के प्रॉपर्टी बच्चे के पास गया। आप समझ गए? यही तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। ओके, तो इसको समझना इसलिए जरूरी है कि जब हम एमसीक्यूज करेंगे, आज भी करेंगे, तो वो तब समझ में आएगा ना जब ये पॉइंट याद रहेगा कि कॉलन क्यों यूज करते हैं। कॉलन से ही यही तो है जिससे हम डिराइव कर सकते हैं क्लास को। ठीक है, क्लियर? यहां पर हो गया, ये दादाजी हो गए, ये हो गए पिताजी, और ये हो गए बच्चे। यही है। तो यहां देखिए, ये एक क्लास हो गया जो बेस क्लास है, और इस क्लास से एक क्लास डिराइव हुआ क्या, यहां पर माई चाइल्ड। ठीक है, अब आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस याद, मल्टी लेवल नॉट मल्टीपल, जैसे ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो यहां पर ए हो गया, मतलब ये हो गया क्या, बेस क्लास, और इससे क्या हुआ, ये डिराइव हुआ, और इससे ये डिराइव हुआ। तो सी के लिए बेस क्लास बी हुआ, और बी के लिए बेस क्लास क्या हुआ, ए हुआ। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जस्ट लाइक अ ग्रैंडफादर, फादर एंड चाइल्ड। तो लाइकवाइज। ठीक है, तो यहां पर एक जो क्लास ए है ये माई क्लास है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये माई क्लास है। यहां पर माई क्लास से एक क्लास डिराइव हो रहा है माई चाइल्ड। ठीक है, तो कैसे डिराइव हो रहा है, यहां पर कॉलन का यूज किया जाता है। पब्लिक क्यों किया, क्योंकि इसको पब्लिकली हम डिराइव कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसका यूज फर्दर आगे की क्लासेस में भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पर डिराइव्ड क्लास जो ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, फिर क्लास माई ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, माई ग्रैंड चाइल्ड ये किससे डिराइव हो रहा है, माई चाइल्ड से डिराइव हो रहा है, मतलब इस क्लास से ये डिराइव हुआ एक तीसरा क्लास। ठीक है, और उसके बाद यहां पर मेन फंक्शन आता है, माई ग्रैंड चाइल्ड से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और माई ऑब्जेक्ट डॉट माई फंक्शन, और इससे क्या कर दिया, माई फंक्शन को कॉल कर दिया। मतलब आप यहां पर ये देख रहे हैं कि जैसे सी क्लास में, ये सी क्लास जो है यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और सीधा फंक्शन जो कॉल हो रहा है वो किस क्लास में है, बेस क्लास में है। तो इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली पॉसिबल, बिकॉज हमने यहां पर क्या यूज कर लिया, पब्लिकली इसको डिराइव किया है। इसका मतलब क्या है, ये एक्सेसिबल है। ठीक है, तो यहां से हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो यही तो फायदा है इनहेरिटेंस का। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये एक क्लास है, इससे दूसरा क्लास डिराइव हो रहा है, और इस क्लास से एक तीसरा क्लास डिराइव हो रहा है। देयर इज अ मल्टी लेवल। ठीक है, मल्टी मतलब देयर इज अ मल्टीपल लेवल। मल्टीपल लेवल एंड मल्टीपल दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, बेस क्लास में पब्लिक कर देते तो नीचे पब्लिक करने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप।
माई ऑब्जेक्ट माई फंक्शन, ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है भैया। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है क्लास नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम। हमने यहां माई ग्रांड चाइल्ड छोड़ दी, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। यहां क्लास है सी, ठीक है, क्लास है सी। तो क्या करेंगे, यहां से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सी, अब देखिए केवल सी से तो क्लास नेम और क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट नेम देते हैं, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम, केवल एक स्पेस देंगे, ऑब्जेक्ट नेम क्या हो गया, ओबीजे, ठीक है। तो ओबीजे इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी। यहां पर क्या है, यहां पर माई ओबीजे नाम दिया गया है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, माई ओबीजे इज अ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास का नाम क्या है, माई ग्रांड चाइल्ड। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम के सामने ऑब्जेक्ट नेम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और सेमी कॉलन यहां पर लगा देते हैं, सेमी कॉलन तो स्टेटमेंट आपको पता है सी प्लस प्लस में सेमी कॉलन का यूज किया जाता है स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए, सो दैट कंपाइलर अंडरस्टैंड करे कि दिस इज ए स्टेटमेंट, ठीक है। फरहत, मल्टीपल एंड मल्टी लेवल में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा, 5 मिनट तो रुक जाइए, ठीक है, 5 मिनट तो आप रुक जाइए, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहां पर आप एक दो चीजें समझना है आपको। हाँ वो मल्टीपल आएगा, वो बस आ रहा है मल्टीपल भी, ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्ट के रन नहीं करेगा सर, बिल्कुल नहीं करेगा। विदाउट ऑब्जेक्ट कैसे रन करोगे आप, विदाउट ऑब्जेक्ट को आप कैसे फंक्शन को कॉल करेंगे। सिंगलटन क्लास क्या है, कुछ बताइए, सिंगलटन क्लास। अच्छा देखिए यहां पर क्या होता है, जब क्लास का केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता हो, नॉर्मली अ क्लास कैन हैव द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो जस्ट अ कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ही बनता है, तो उसको हम कहेंगे सिंगलटन क्लास, ठीक है। अब यहां पर आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस तो समझ गए। वाइल लूप कैसे लगता है, तौसीफ जी 5 दिन के बाद आइएगा या 18 तारीख के बाद वाइल लूप समझिएगा। वाइल लूप ही चल रहा था 2 दिनों से, वाइल डू वाइल, रिकॉर्डिंग देख लीजिए 2 दिन पहले का, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे हुआ समझ में नहीं आया। देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे मान लीजिए क्लास है स्टूडेंट, ठीक है, क्लास है स्टूडेंट, और यहां पर क्लास को क्लोज कर दिया, और यहां पर आपका वेरिएबल और फंक्शन हो गया, और यहां पर हमने क्या कर लिया, इंट मेन फंक्शन हमने कॉल किया, और इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किसका, स्टूडेंट क्लास का। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, एक सेकेंड रुकिए, इसको मिटाता हूं। यहां देखिए, यहां तक तो समझ में आ गया, क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट इज अ क्लास, यहां मेन फंक्शन हो गया, तो स्टूडेंट S1, ठीक है। तो यहां पर क्लास के नेम के साथ ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहां पर क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, और S1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। S1 ऑब्जेक्ट कैसे बना, इस क्लास से हमने क्या कर दिया, इंस्टेंट बोलते हैं ना, इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ क्लास मतलब S1 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट, ठीक है। S1 इज अ
ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट S1। उप्स के बहुत सारे फीचर हम जावा में भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। यहां पर बहुत सारी बातें क्लियर हो गई, और आपको पता है कल तो डाउट सेशन आप लोगों ने कहा, तो डाउट सेशन मैंने कल रखा। अब क्या करना है हमें, उप्स के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो भी ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके हैं वो उप्स के भी 6 घंटे की क्लास होंगी, जावा के 6 से 8 घंटे की क्लास होंगी, वो जावा की होंगी, तो उसमें भी बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं पता चल गया, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट्स तो यही रहेंगे, यही सारे कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल होंगे हर जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। फर्क क्या रहेगा कि वहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका क्या सिंटेक्स होता है, ठीक है, वहां पर कैसे किसी चीज को डिक्लेयर डिफाइन करेंगे, तो ये चीजें जो है आपके लिटिल बिट जो है चेंजेस होंगे, तो हमें उसको पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, हमें जो समय लगेगा एक बार जो है इसके फाउंडेशन में। आपके एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन C++ का रहेगा, जो मैं बता रहा हूं सुनिए, मतलब उप्स के क्वेश्चंस रहेंगे, वेदर इट इज C++, जावा, ठीक है, आपके पाइथन के क्वेश्चंस रहेंगे, और लिटिल बिट एक आधे क्वेश्चन, कहीं एक दो क्वेश्चन सी से भी रह सकते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चंस की संभावनाएं हैं। और उसके बाद HTML वगैरह से भी 2-3 क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, HTML के टैग से, खासकर ओनली टैग स्टेटमेंट से, वहां से क्वेश्चंस रहेंगे। C# से बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन C# से नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बाद सिलेबस में जावा तो नहीं है। शिशु सौरभ जी, अगर सिलेबस आपको जानते तो फिर बचा ही क्या होता। अब देखिए आप लोगों के कमेंट्स पे जवाब देना पड़ता है, लेकिन कोशिश मत करिए कि बार बार जवाब मिले आपको। सिलेबस में क्या है क्या नहीं है ये एक BPSC को ही पता है, और BPSC को भी नहीं पता है, जो क्वेश्चन सेट करेगा उसी को पता है। BPSC ने जो एक्सपर्ट हायर किया होगा उसी को पता है क्या सिलेबस है, और वो क्या करेगा, वो उठाएगा पूरा इंडिया में कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या एग्जाम्स कंपटीशन के होते हैं, उसके मुताबिक क्या सिलेबस होना चाहिए, वही उठा करके परोस दिया जाएगा भोजन, और वो भोजन करना पड़ेगा। चेयरमैन को भी नहीं पता कि सिलेबस क्या है, आपको सच्चाई सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, चेयरमैन भी नहीं जानते कि सिलेबस क्या है। सिलेबस जो एक्सपर्ट हायर होगा वो देखेगा क्वेश्चन पेपर अलग अलग स्टेट का, और उसी के मुताबिक क्वेश्चन को डिजाइन कर देगा, ठीक है। और वो एनालिसिस हमने भी किया है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि C++ थोड़ा अच्छा पढ़ लीजिए, जावा पढ़ लीजिए, पाइथन से क्वेश्चन रहेगा, HTML के टैग पढ़ लीजिए, वहां से क्वेश्चन रहेगा। ये तब आता है जब आप हजारों क्वेश्चंस को देखते हैं ना, तभी क्लियर होता है, ठीक है। और उसके अलावा आप दुनिया पढ़ लीजिए। अब यहां पर आप देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कोई क्लास केवल एक क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करता है, मोर देन वन क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, ठीक है। जैसे A, B, C भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहां पर क्या है, क्लास C इज एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास A एज वेल एज क्लास B। तो यहां पर हम क्या कहेंगे इसे, क्लास C इज एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ A एज वेल एज B। तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ गए आप? मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब मोर देन वन बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास, derived class having more than one base class in case of multiple inheritance। ये तो दिया ही हुआ है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में
when a class is acquiring property of more than one class, मतलब एक डिराइव्ड क्लास जो है इसके दो बेस क्लास है, तो ये बेस क्लास और ये क्या हो गया, डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास को ही चाइल्ड और इसको पेरेंट कहा जाता है। ठीक है, यहां पर आपको देखना है, देखिए बहुत सिंपल है, आपको मुश्किल उनको लग रहा होगा जो बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं, कहीं देखे हुए उनको कई साल हो गए। ठीक है, इसलिए उनको थोड़ा दिक्कत, फिर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब आप, ये तो कोई रटने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं। यहां पर आप देखेंगे माई क्लास, ठीक है, यहां पर माई क्लास, यहां क्लास कीवर्ड होगा, क्लास माई क्लास। ठीक है, और ठीक है, क्लास माई क्लास, पब्लिक, यहां माई फंक्शन, मतलब एक फंक्शन ले लिया, एक एग्जाम्पल के लिए ये एक फंक्शन हो गया, और ये एक क्या है, माई क्लास नाम से क्लास है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे सी आउट, यहां पर सी आउट यूज किया गया, सम कंटेंट इन पेरेंट। ओके, अब यहां पर देखेंगे फंक्शन को करली ब्रेसेस से ओपन किया जाता है और फंक्शन को करली ब्रेसेस से क्लोज किया जाता है। क्लास को करली ब्रेस से ओपन किया गया, क्लास को यहां पर क्लोज कर दिया, यहां इसलिए दो करली ब्रेसेस है, और सेमीकोलन लगा दिया, मतलब दिस इज द क्लास, एंड क्लास कंटेन व्हाट, फंक्शंस एंड वेरिएबल। यहां पर हमने वेरिएबल यूज ही नहीं किया है, तो ये तो ऑप्शनल है ना, क्लास कैन हैव अ फंक्शन और वेरिएबल कैन नॉट हैव, बट जब भी प्रोग्राम लिखेंगे तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ही वेरिएबल फंक्शन का। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। तो ये हो गया एक क्लास, ये एक बेस क्लास हुआ। ठीक है, माई क्लास क्या हुआ, यहां पर एक बेस क्लास हुआ। अब हम दूसरा क्लास क्रिएट कर रहे हैं, क्लास माई अदर क्लास। ठीक है, यहां देखिए क्लास कीवर्ड हमने बाद में लिखा क्योंकि छूट गया था, तो क्लास कीवर्ड इज नेसेसरी, विदाउट क्लास लिखे ये क्लास होगा ही नहीं। ठीक है, और यहां पर आपको क्या समझना है, यहां पर डबल कॉमा और ये सेमीकोलन मिसिंग है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ये भी होगा यहां पे। अब यहां पर आप देखेंगे अनदर बेस क्लास, क्लास माई अदर क्लास। ठीक है, यहां ओपन कर दिया हमने, यहां पर एक और फंक्शन इसके अंदर ले लिया, और सी आउट सम कंटेंट इन अनदर क्लास करके इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, यहां पर एक क्लोज हुआ है। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे दो बेस क्लास हो गया, एक माई क्लास और माई अदर क्लास। तो एक बेस क्लास ये हो गया पहला, और ये बेस क्लास हो गया दूसरा। इन दोनों क्लास को डिराइव किया गया यहां पे, और यही कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। यहां पर डिराइव कैसे किया गया है, ये एक क्लास माई चाइल्ड क्लास। ठीक है, ये जो है ये डिराइव्ड क्लास है, डिराइव्ड क्लास का नाम क्या हो गया, माई चाइल्ड क्लास। और डिराइव किससे कर रहा है, पब्लिक माई क्लास, मतलब ये फर्स्ट क्लास है, और कॉमा देंगे, यहां पर क्या देंगे, सिंपली एक कॉमा दे देंगे, पब्लिक अगेन माई अदर क्लास। तो यहां पर क्लास 2 है ये, तो क्लास 1 और क्लास 2 दोनों को डिराइव कर रहा है माई क्लास, माई चाइल्ड क्लास। कैसे डिराइव करेगा, तो आपको पता है कि इनहेरिटेंस के लिए कॉलन यूज करेंगे, और जब दो क्लास को डिराइव करेगा तो दोनों क्लास के बीच में क्या यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। तीसरा क्लास होता तो तीसरा कॉमा लगाते। ठीक है, तो आप समझ गए, कॉमा लगाएंगे यहां पे, और यहां पर हमने क्लास को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, यहां ओपन किया और यहां पर क्लोज कर दिया, सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब बाद में हमने यहां पर मेन फंक्शन, यहां पर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, माई चाइल्ड क्लास माई ऑब्जेक्ट डॉट माई फंक्शन। इस डिराइव्ड क्लास से हमने क्या किया, डिराइव्ड क्लास से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस ऑब्जेक्ट से हम इस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, इस फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर
माई ऑब्जेक्ट डॉट माई अदर फंक्शन, इस क्लास के फंक्शन को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। तो इसलिए तो यहां पर डिराइव किया जाता है कि जब ये क्लास डिराइव हुआ तो ये इसके मेंबर्स को भी, मतलब वेरिएबल और फंक्शन को भी यूज कर सकता है और इसको भी यूज कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इनहेरिटेंस से क्या आता है, रीयूजेबिलिटी, मतलब इसको यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, रीयूजेबिलिटी कहेंगे। तो इनहेरिटेंस से रीयूजेबिलिटी फीचर जो है इंप्लीमेंट होता है। क्लास से क्या, कौन सा फीचर इंप्लीमेंट होता है, क्लास से इंप्लीमेंट होता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, क्लास से क्या होता है, इनकैप्सुलेशन। और उसके बाद हम इसके मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर को अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर अप्लाई कर देते हैं जैसे प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, तो ये डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इससे क्या इंप्लीमेंट होता है, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट यहां पर इंप्लीमेंट होता है। आप समझ गए। तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब यहां पर आपको ये समझना है, बफरिंग का तो इश्यू नहीं हो रहा है, बताइए एक बार। देखिए पब्लिक लगाना क्यों जरूरी है मैं बताता हूं। अगर हम इसके फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं आउटसाइड द क्लास तो पब्लिक लगाना जरूरी है ना। आप बताइए, इसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर रहे हैं ना, यहां पर इसके फंक्शन को, वेरिएबल को हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए पब्लिक लगाना जरूरी है। इनकैप्सुलेशन क्लास से कैसे रिलेट करता है, देखिए इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। तो क्लास इज ए यूनिट and under class we are declaring the variables as well as we are declaring the function। तो फंक्शन एंड वेरिएबल को हम क्लास के अंदर ही तो डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। देखिए यहां से क्वेश्चन जो भी आएगा इसको समझने से फायदा यह होगा कि उस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे बहुत आसानी से, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने बताया था फंक्शन को ओवरलोड कैसे करते हैं। ठीक है, और यहां पर इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ये सारा चीज आपने पढ़ लिया। अब यहां पर हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात करेंगे। ठीक है, हायरार्किकल क्या होता है, जैसे मल्टीपल में एक डिराइव्ड क्लास के मोर देन वन बेस क्लास थे, यहां पर क्या हुआ, एक बेस क्लास के मोर देन वन डिराइव्ड क्लास हो गए। ठीक है, तो यहां पर हायरार्किकल जैसे ए एक बेस क्लास है, बी एंड सी ये डिराइव्ड क्लास हो गए, इवन डी भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से ये ठीक उल्टा हो गया। हायरार्किकल इनहेरिटेंस मतलब ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ट्री टाइप स्ट्रक्चर यहां पर हो जाता है। ठीक है, सतीश कुमार जी आए, इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं। सतीश जी 2 दिन से इनकैप्सुलेशन चल रहा था, आप रिकॉर्डिंग देखिए ना, उप्स जहां से शुरू हुआ है आपको फर्स्ट क्लास से देखना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां पर देखिए, यहां पर हमने यूज कर लिया हेडर फाइल्स भी, iostream.h, इनपुट आउटपुट stream.h, क्योंकि इनपुट आउटपुट हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं आउटपुट देते हैं तो सी इन सी आउट का यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, क्लास ए, सिंपल देखेंगे आप लोग, मतलब ए क्या है, एक क्लास है।
तो क्लास केवल हम लिख देंगे, सिंपल क्लास एक कीवर्ड है, तो वो कंपाइलर समझ जाएगा कि ये जो है क्लास है ए, ठीक है। और यहां पर इंट एक्स वाई, यहां पर ये जो वेरिएबल है इसको पब्लिकली क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो वेरिएबल को डेटा मेंबर कहा जाता है। जो लोग नहीं आए थे कल परसों की क्लास में, ध्यान दीजिए, ठीक है। डेटा मेंबर, ठीक है। यहां पर क्या है, वॉइड गेट डेटा, ठीक है। वॉइड गेट डेटा क्या है, एक फंक्शन है। यहां पर किस लिए, तो इनपुट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू देने के लिए यहां पर क्या है, सी इन एक्स और वाई, ये एक फंक्शन है। मतलब क्लास ए है और यहां पर क्लास क्लोज हो गया, ठीक है। एक एक यूनिट, एक ब्लॉक ऑफ कोड आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखेंगे क्लास बी पब्लिक ए, मतलब क्लास जो बी है वो पब्लिकली क्या कर रहा है, क्लास ए को डिराइव कर रहा है, ठीक है। तो बी इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास ए, ठीक है। बी इज डिराइव्ड फ्रॉम द क्लास ए, ठीक है। मतलब क्लास यहां बेस लिखा हुआ है, मतलब बेस क्लास कौन सा है, ए है, ठीक है, ए बेस क्लास। अब यहां पर देखेंगे, यहां एक अनदर फंक्शन यूज हुआ, वाइड प्रोडक्ट। यहां पर प्रोडक्ट वाट एवर जो भी है, आप समझिए कि ये एक फंक्शन यूज हुआ यहां पे, ठीक है। और यहां पर क्लास क्लोज हो गया, मतलब दो क्लास हो गया, ठीक है, ए बी। तो यहां पर बेस क्लास तो एक ही है, लेकिन इससे एक क्लास बी डिराइव हुआ, तो डिराइव क्लास ये पहला हो गया, ठीक है। और यहां पर क्लास सी पब्लिक ए, मतलब सी इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम क्लास बेस, मतलब बेस कौन सा है, ए, मतलब एक बेस क्लास है और दो क्या हो गया, डिराइव्ड क्लास है, ठीक है। और इसके कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को अगले पेज पे हमने लगाया है। और यहां पर आकर के क्या हो गया, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जांपल हो गया, मेन फंक्शन, और यहां पर अगेन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। क्लास बी का ऑब्जेक्ट, क्लास सी का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट डेटा इनपुट एक्स वाई, ऑब्जेक्ट वन डॉट प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट टू डॉट गेट डेटा, वॉट एवर जैसे फंक्शन कॉल करना है आप कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, एक क्लास से दो क्लास क्या हुआ, दो क्लास डिराइव हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, सिंगल लेवल मतलब जब एक बेस क्लास है दूसरा डिराइव्ड क्लास है, मल्टी लेवल ए बी एंड सी, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, डिराइव्ड, ये आपका मल्टी लेवल हो गया। मल्टीपल क्या हो गया, जैसे ए और बी दो बेस क्लास है और इन दोनों से एक ही क्लास डिराइव हुआ, क्लास सी, तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। हायरार्किकल क्या हुआ, जैसे ए क्लास को दो क्लास एक्वायर कर रहा है, बी भी एंड सी भी, तो यहां पर या डी भी हो सकता है, मोर देन वन क्लास, तो ये हो गया हायरार्किकल। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस यहां पर हो गया, ठीक है। बैक स्लाइड ये रहा। अगर पेरेंट क्लास में एक्स वाई प्रोटेक्टेड होगा तो प्रोटेक्टेड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को भी दीपू जो क्लास उससे डिराइव हुआ है वो उसे यूज कर सकता है। प्रोटेक्टेड के लिए कहीं पे कोई इश्यू नहीं है। प्रोटेक्टेड के केस में भी क्या होगा, जो क्लास बेस क्लास से मतलब उस क्लास से डिराइव हुआ है वो यूज कर सकता है। इनहेरिट करने के लिए कॉलन आएगा, बिल्कुल आएगा। स्कोप एक्सेस स्पेसिफायर अगर हम नहीं लगाते हैं रोशनी कुमारी जी, तो बाय डिफॉल्ट तो प्राइवेट रहता है।
बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है, ये मैंने कल ही कराया था। क्लास सी क्या कर रहा है, क्लास सी भी ए से ही डिराइव हो रहा है, मतलब बेस क्लास एक ही है, इसी ए से ये भी डिराइव हुआ क्लास बी, और ये भी क्लास सी डिराइव्ड फ्रॉम ए, यहां पर कॉलन यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो है ए से डिराइव हो रहा है। क्लास सी ये हो गया आपका डिराइव्ड क्लास नेम, ये बेस क्लास नेम, ये हो गया आपका बेस क्लास यहां पे। तो डिराइव्ड क्लास का नाम पहले आएगा, कॉलन बेस क्लास का नाम बाद में आएगा। तो इतना जितना बताए इसको याद रखिए आप लोग, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम एक्सेप्शंस की, ठीक है। मैं 5-7 मिनट के लिए क्लोज कर रहा हूं, उसके बाद मैं फिर आपका क्वेरी लूंगा, ठीक है। reusability in this program, देखिए यहां पे reusability in this program is what, जैसे यहां पर क्लास बी से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास बी, ठीक है। सी से ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास सी, और इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट डेटा। अब यहां पर हम देखते हैं गेट डेटा फंक्शन कहां पे है, गेट डेटा फंक्शन जो है यहां पर है, मतलब हम क्लास बी के ऑब्जेक्ट से ही हम किसको कॉल कर रहे हैं, क्लास ए के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है ना जब वो क्लास डिराइव हुआ है किससे, क्लास ए से, क्लास ए से क्लास बी डिराइव हुआ, इसलिए बी के ऑब्जेक्ट से हम क्लास ए के फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। तो फंक्शन को एक्सेस करना, मेंबर को एक्सेस करना, मतलब यूजिंग द फंक्शंस, यूजिंग द वेरिएबल्स ऑफ द बेस क्लास। मतलब क्लास के पास प्रॉपर्टी क्या है, क्लास के पास प्रॉपर्टी तो यही है ना, उसका फंक्शन है, उसका वेरिएबल है। तो फंक्शन और वेरिएबल को अगर डिराइव्ड क्लास यूज कर लेता है तो इसका मतलब वो रीयूजेबिलिटी है, ठीक है। पहले थोड़ा सा इस पॉइंट पे ध्यान देते हैं, अगेन मैं आपका ओपन कर दूंगा, आप लोग जो भी पूछिएगा मैं बताते रहूंगा जितना पॉसिबल हो पा रहा है उतना, और कल भी सेशन रखा है, डाउट का ही रखा है। सी प्लस प्लस एक्सेप्शन क्या है, सबसे पहली बात तो एक्सेप्शन जो होता है सम एरोनियस सिचुएशन होता है, एरर्स आकर इन द प्रोग्राम व्हेन एग्जीक्यूटिंग सी प्लस प्लस कोड या एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिफरेंट एरर कैन अकर, कोडिंग एरर्स मेड बाय द प्रोग्रामर, एरर ड्यू टू रॉन्ग इनपुट और अदर अनफोर्सिंग थिंग्स। मतलब एरर्स जो है कोडिंग एरर्स भी हो सकते हैं, और रॉन्ग इनपुट के कारण भी एरर हो सकता है, और अदर अनफोर्सिंग थिंग्स उसके कारण भी एरर हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई एरर अकर होता है, नॉर्मली स्टॉप एंड जनरेट एन एरर मैसेज। यहां पर एक्सेप्शन क्या, एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इनपुट रॉन्ग है या कोई भी ऐसा सिचुएशन है एरोनियस सिचुएशन, उसको कहा जाएगा एक्सेप्शन। टेक्निकल टर्म में C++ विल थ्रो एन एक्सेप्शन, इसको हम क्या कहते हैं, थ्रो एन एरर को थ्रो एन एक्सेप्शन कहते हैं। तो एक्सेप्शन इज नथिंग बट एरर, एरर दैट इज थ्रोन एट द रन टाइम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर कोई एरर डिस्प्ले थ्रो किया जाता है उसी को एक्सेप्शन कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक्सेप्शन के लिए आपको पता है 3 स्टेटमेंट यूज किया जाता है, ट्राई स्टेटमेंट, थ्रो कीवर्ड एंड यहां पर कैच, मतलब ट्राई, थ्रो और कैच, इसका यूज किया जाता है किसमें, एक्सेप्शन में। यहां पर ट्राई स्टेटमेंट क्या करता है, ट्राई स्टेटमेंट एक डिफाइन करता है ब्लॉक ऑफ कोड टू बी टेस्टेड फॉर एरर्स व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ट्राई के अंदर कोड का सेगमेंट रहेगा
जो एरर को टेस्ट करने के लिए होगा कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है, देयर इज अ सम कंडीशन, तो क्या वहां पर एरर को थ्रो करना है। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, ट्राई ब्लॉक एरर के कंडीशन को चेक करेगा, मतलब कोड उसके अंदर होता है जो चेक करेगा, टेस्ट करेगा फॉर द एरर्स। ठीक है, फॉर द एरर्स कोड इज टेस्टेड, सम कंडीशंस आर देयर इन द कोड दैट इज ट्राई। थ्रो कीवर्ड थ्रोज एन एक्सेप्शन व्हेन अ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड। ठीक है, जब भी वो एरर आएगा, वो एरर, और एक एरर को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या एरर देना है, यूजर डिनाइड या एक्सेस डिनाइड, व्हाटएवर, इस तरीके के एक एरर मैसेज को वहां पर देगा। कैच स्टेटमेंट क्या करेगा, कैच स्टेटमेंट अलाउ यू टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन एरर अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक। तो अगर यहां पर ट्राई ब्लॉक ने एरर क्रिएट किया तो उसके बाद फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा टू हैंडल दैट एक्सेप्शन। तो हैंडल दैट एक्सेप्शन की एरर मैसेज डिस्प्ले कर देना और उसको वहीं पे टर्मिनेट कर देना फॉर द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड या नेक्स्ट एग्जीक्यूशन। तो यहां पर ट्राई, थ्रो और कैच मिलकर के एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ट्राई ब्लॉक, सिंपली ट्राई कीवर्ड यूज होगा, करली ब्रेसेस, और यहां पर थ्रो एन एक्सेप्शन। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड टू ट्राई, थ्रो एन एक्सेप्शन। कैच ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ कोड टू हैंडल द एरर्स। ठीक है, ट्राई, थ्रो एंड कैच। यहां पर एक प्रोग्राम के माध्यम से हम समझेंगे, एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे। जैसे यहां पर एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई हमने यहां लगा दिया, इंट एज इक्वल टू 15, यहां पर वेरिएबल है एज और इसका वैल्यू असाइन कर दिया 15। कंडीशन यहां पर लगा दिया इफ स्टेटमेंट, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, फिर आपको पता है इफ स्टेटमेंट को भी इससे हम क्लोज करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट हमने यूज किया, एल्स थ्रो एज। ठीक है, एंड कैच इंट माई नम। ठीक है, सी आउट एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी एट लिस्ट। मतलब ये हमने जो है कैच स्टेटमेंट में क्या एरर डिस्प्ले करना है वो यहां पर हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। मतलब कुल मिलाकर के एक प्रोग्राम लिखा गया कि 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष या उससे कम की आयु अगर है तो एक्सेस नहीं देना है। ठीक है, और अगर 18 वर्ष से ज्यादा है तो एक्सेस देना है। ठीक है, और यहां पर एज जो है किससे लिया जा रहा है, यूजर से लिया जा रहा है। ठीक है, यहां पर एज जो है यूजर से लिया जा रहा है। ठीक है, और ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा एक्सेस डिनाइड, और जो यहां एरर मैसेज है वो आएगा, और यहां पर क्या होगा, सी आउट एज, यहां पर क्या हो जाएगा, एज आपका डिस्प्ले हो गया। यहां पर यूजर से एज ना लेकर के यहां डायरेक्ट जो है असाइन कर दिया गया है। हालांकि ये यूजर से लिया जाएगा तो सी इन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, इंट एज, और यहां पर सी इन, इंटर द एज। ठीक है, तो आप यहां समझ गए, यहां पर ऑलरेडी क्या कर दिया गया, वेरिएबल डिक्लेयर और डिफाइन, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया गया 15। तो 15 है, इसका मतलब क्या है, इसने एक्सेप्शन थ्रो किया, एक्सेप्शन थ्रो किया मतलब यहां ट्राई ब्लॉक में हमने वो कंडीशन दिया, यहां पर थ्रो ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, ये एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यहां पर हमने थ्रो किया, मतलब क्या थ्रो किया, एज को। ठीक है, और यहां पर कैच ब्लॉक ने क्या किया, उसको हैंडल किया। तो ये है ट्राई, थ्रो, कैच मिलके एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है प्रोग्राम में। तो यहां पर मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा और आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, छोटा सा कोई ब्लॉक ऑफ कोड दिया जा सकता है इस तरीके का। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड दिया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, इसको भी रिपीट करना है, बताइए। 3 बात याद रखिए, ट्राई, थ्रो और कैच, ये स्टेटमेंट है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है कि कुछ कंडीशन है प्रोग्राम में, और उसमें कंडीशन ये है
कि कुछ वैल्यूज हैं जो इनपुट अगर कर रहे हैं आप तो वैलिड है, और अगर नहीं करेंगे तो इनवैलिड है। जैसे यहां पर हमने मान लिया एज, तो एज का कंडीशन लगा दिया कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एक्सेस ग्रांटेड, मतलब यू आर ओल्ड एनफ। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, इफ का कंडीशन ट्रू होगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सेस ग्रांटेड। अगर ये ट्रू नहीं हुआ, एल्स मतलब ये कंडीशन, इफ कंडीशन जो है अगर ये फॉल्स हो गया, एज कम है, तो ऐसे सिचुएशन में थ्रो एज, ठीक है, थ्रो एज, यहां पर एज को थ्रो कर रहा है 15, ठीक है, कैच इंट माइनम, ठीक है। तो यहां पर सी आउट, यहां पर क्या किया, एज को यहां पर क्या कर दिया, कैच जो है, इस जो थ्रो किया है एज को, ये यहां पर क्या करेगा, कैच जो है उसी डेटा टाइप का होना चाहिए। यहां पर एज इंटीजर में है, यहां पर माई नम करके डेटा टाइप डिक्लेयर किया गया, ये कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी कुछ भी। तो इसने क्या कैच कर लिया, इस एज को कैच किया, जो इसने थ्रो किया वो यहां आ गया, ठीक है। कैच 15 मतलब एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स एंड सी आउट एज इज माइनम। तो यहां पर ये यूज किया गया सो दैट कि यहां डिस्प्ले किया जा सके कि एज, मतलब दो चीज डिस्प्ले करना है, एक तो एरर मैसेज और दूसरा उसका रीजन। एरर मैसेज हो गया एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि यहां पर हमने क्या दिया, सी आउट में एक्सेस डिनाइड, यू मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड, और यहां पर एज इज माइनम, माइनम क्या है, जो इसने एज को थ्रो किया, ठीक है, और एज यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा 15। तो ये दो चीज यहां पर डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम में एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। जैसे आपके सामने एक फॉर्म है, ध्यान दीजिए, इस फॉर्म में आपको इंटर करना है नेम, ठीक है, नेम इंटर करना है, और आपने यहां पर लिख दिया चिंतामन द्वारका दास देशमुख, ठीक है। अब ऐसा नाम लिख दिया, और हो सकता है कि इसके ब्लॉक ऑफ कोड में दिया गया हो कि स्ट्रिंग साइज और कैरेक्टर साइज शुड बी डिफाइन किया गया है 20, कि 20 कैरेक्टर ही होना चाहिए, और वो उससे ज्यादा हो गया, तो वो क्या, उसके लिए भी यहां पर एक्सेप्शन लगाया जा सकता है कि इफ नेम इक्वल टू नेम इक्वल टू कैरेक्टर, यहां पर इंट नेम, ठीक है, कैरेक्टर नेम, क्योंकि कैरेक्टर है, नाम क्या है, कैरेक्टर नेम, और उसको क्या किया, अगर नेम इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 20 देन थ्रो दिस मैसेज कि नेम इज इनवैलिड। तो इस तरीके से इसका यूज प्रोग्राम में किया जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में। एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, बिकॉज ऑलवेज देयर आर सम इश्यूज की एक्सेप्शंस तो होंगे, तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज किया जाता है, ठीक है। बताइए, एनी डाउट किसी को? ब्रेक 5 मिनट। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा मैं दिखा रहा हूं भैया, क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन दिखाए बिना मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, कुछ कंसेप्ट्स और होंगे उप्स के, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें जावा भी पढ़ना है, अभी हमें 6 घंटा वहां क्या करना है बताइए, जावा में भी होगा, ठीक है, और जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं उसका भी पता चल जाएगा। पीछे वाला भूल रहे हैं, भावना कह रही है पीछे वाला भूल रहे हैं, एक टेस्ट कर ले क्या पीछे वाले का?
पीछे वाला जो पढ़ा है उसका भी टेस्ट करना जरूरी है। तो एक एक बात सुन लीजिए, अभी ओप्स के कॉन्सेप्ट रहते हैं, मैं देख रहा हूं कि आप लोग लिख रहे हैं जैसे ओवरराइडिंग है, ठीक है, ये वर्चुअल फंक्शंस एंड ऑल। तो हमें 6 घंटा जावा भी पढ़ना है, तो अब 1 घंटा हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। उसमें एक तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अब तक जो पढ़ाया उसके बेस पे क्वेश्चंस, और कुछ वैसे ओल्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट कि भूले याद है उसका भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो 1 आवर कल आपके प्रॉब्लम डाउट सेशन है, जो डाउट प्रॉब्लम्स होगा आप लोग पूछना, पूरी कोशिश करूंगा मैं उसको सोल्व कर दूं, ठीक है। सोल्व कर दूं इन द सेंस कि बहुत सारा लोगों का डाउट रहेगा, तो मैं इतना तो होगा ना कि कई लोगों का तो कॉमन ही होगा, ठीक है, कई लोगों का डाउट कॉमन होगा। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो मैंने बताया था, मुझे याद है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताया था ना। ठीक है, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ओके।
चलिए आ जाइए आप लोग। तो यहाँ पे हालांकि जावा में उसकी इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे, क्या है यहाँ पे, हाँ क्वेश्चंस हैं इसके बाद। चलिए आ जाइए आप लोग, क्वेश्चंस तो करने हैं। उससे पहले मैं थोड़े थोड़े से मैं टर्म को बता देता हूं, जो टर्म्स आप लोग पूछ भी रहे हैं, और जावा में उसकी इंप्लीमेंटेशन को पढ़ लेंगे। ठीक है, दो टर्म, एक तो फंक्शन ओवरलोडिंग, आप जानते हैं सेम फंक्शन नेम इज यूज्ड टू डू मल्टीपल टास्क। ठीक है, सेम फंक्शन नेम इज यूज्ड टू डू मल्टीपल टास्क, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है? आपको पता है क्लास के अंदर दो चीज कॉमन है, एक क्लास के अंदर दो चीज कॉमन है। कैच ट्राई थ्रो को डिफरेंशिएट कर देता हूं, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। फंक्शन ओवरराइडिंग जो कॉन्सेप्ट है, इसमें किसी फंक्शन को डिक्लेयर करना किसी क्लास के अंदर, लेकिन उसको डिफाइन करना किसी डिराइव्ड क्लास के अंदर। क्योंकि सी प्लस प्लस में क्या होता है, या कहीं भी फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, जो एक काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन केवल डिक्लेयर कर दें हम, यहां पर इंट, यहां पर ऐड, ठीक है, इंट ऐड, तो केवल फंक्शन को हमारे डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होता है, यहां पर ऐड फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ऐड क्या करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं किसी बेस क्लास में और डिफाइन कर रहे हैं उसको डिराइव्ड क्लास में, तो फंक्शन ओवरराइडिंग इसी को कहा जाता है। ठीक है, बेस क्लास के फंक्शन को डिराइव्ड क्लास में डिफाइन करना। इसको मैं यहां नोट कर देता हूं, डिफाइनिंग अ फंक्शन of base class in the derived class। ठीक है, इसको कहेंगे हम फंक्शन ओवरराइडिंग। इसके इंप्लीमेंटेशन हम जावा के प्रोग्राम के थ्रू देख लेंगे। ठीक है, जावा के प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि उप्स है उसको भी हमें देखना जरूरी है। फंक्शन ओवरराइडिंग में फिलहाल इतना आप याद रखेंगे कि फंक्शन अगर कोई बेस क्लास में डिक्लेयर है, उसको डिफाइन करना डिराइव्ड क्लास में, दैट इज फंक्शन ओवरराइडिंग। प्रकाश पूछ रहे हैं फ्रेंड फंक्शन। देखिए फ्रेंड फंक्शन क्या है, देखिए अगर एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है तो उसको ध्यान से सुनिए, वो सबका दिक्कत है तो सब कोई सुनेगा, उसके बाद कोई क्वेश्चन आप पूछेंगे तभी तो उसका आंसर दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन कोई पूछा, तीन आप पूछ लेंगे तो उसी समय सोल्व नहीं हो पाएगा। आपको मैं ट्रिक बता देता हूं। अब यहां पर दो सवाल आया, पूजा रानी फंक्शन ओवरलोडिंग, अंकिता प्रसाद फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है? आप दोनों सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग दो क्लास मिस किए होंगे। बताइए यस और नो, कम से कम एक क्लास तो मिस हुआ होगा। ईमानदारी से बताइएगा। देखिए आ गया ना अंकिता एक क्लास। देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग है कि फंक्शन का नाम एक ही रहेगा लेकिन वो उसी नाम से मल्टीपल फंक्शन, जैसे इंट एरिया, ठीक है, इंट एरिया एक फंक्शन हो गया। ठीक है, यहां पर पैरामीटर नहीं दिया मान लीजिए, या यहां पर इंट ए इंट बी। ठीक है,
यहां पर एक फंक्शन है एरिया नाम से, यहां पर एक फंक्शन है इंट एरिया, इंट ए, इंट बी, इंट सी। फंक्शन का नाम एरिया ही है। यहां पर नंबर ऑफ पैरामीटर क्या है, 2 है। आर्गुमेंट्स कितना है, 2 है। यहां पर आर्गुमेंट्स कितना है, 3 है। तो यहां पर एक ही फंक्शन नेम का 2 बार यूज हुआ है, एक बार यहां एक बार यहां, तीसरे बार भी हो सकता है। इसको कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या कहेंगे इसको, फंक्शन ओवरलोडिंग कहेंगे। ओवरराइडिंग क्या हुआ कि फंक्शन को बेस क्लास में डिक्लेयर कर दिया, लेकिन डिफाइन कर रहा है डिराइव्ड क्लास में। मतलब डिराइव्ड क्लास आप जानते हैं क्या है, इनहेरिटेंस, ठीक है, वहां पे उसको ओवरराइडिंग कहेंगे। अब यहां पर हम बात कर रहे थे किसका, फ्रेंड फंक्शन का, ठीक है। यहां पर बात हम किसका कर रहे थे, फ्रेंड फंक्शन का। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ठीक है, सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर। ऑब्वियसली डिफरेंट पैरामीटर इसलिए करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर इसलिए करते हैं। शाहनवाज पूछ रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या फायदा है। फंक्शन ओवरलोडिंग का फायदा यह है कि हमें बार बार एक ही फंक्शन, मतलब एक ही फंक्शन नेम हम क्या कर रहे हैं, केवल पैरामीटर चेंज हो रहा है और एक ही फंक्शन नेम मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है इससे। ओवर राइटिंग नहीं होता, राइडिंग होता है। ओवर राइटिंग नहीं है, राइडिंग है। अब यहां पर देखेंगे फ्रेंड फंक्शन क्या है। फ्रेंड फंक्शन ये है कि समटाइम्स अगर हमने क्लास को डिक्लेयर कर दिया एज अ प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, ठीक है, हमने क्या कर दिया, क्लास को बाय डिफॉल्ट, क्लास तो आपको पता है कि प्राइवेट ही है, या फिर कोई वेरिएबल और फंक्शन क्या है वो प्राइवेट ही है। आप यहां पर मान लीजिए क्लास है स्टूडेंट, ठीक है, क्लास है स्टूडेंट, और इस क्लास में हमने यूज किया इंट ए कॉमा बी। समझ गए आप लोग, क्लास को हमने बंद कर दिया, ठीक है, क्लास को हमने बंद कर दिया। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या इस इंटीजर को, ए और बी वेरिएबल को, कोई फंक्शन जो क्लास से बाहर है, जो क्लास से बाहर है, क्या इसको यूज कर सकता है, बताइए, बताइए आप लोग, यूज कर सकता है। अब यहां पर आप देखेंगे ये वेरिएबल के केस में हुआ, और हम यहां पर बात कर रहे हैं फंक्शन की, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन नेम ऐड, यहां पर इंट ए कॉमा बी, ठीक है। हमने यहां पर एक फंक्शन यूज किया ऐड इंट ए कॉमा बी। यहां पर हमने इसमें फ्रेंड की लगा दिया, क्या लगा दिया, फ्रेंड की। अब यहां पर इंट ए बी की कोई जरूरत नहीं है, हमने क्या कर दिया, यहां पर फंक्शन के अंदर ही क्या कर दिया, 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। यहां पर फंक्शन के अंदर कर दिया हमने, यहां से वेरिएबल को गायब कर दिया। क्लास स्टूडेंट फ्रेंड ऐड इंट ए कॉमा बी, ठीक है।
और यहां पर ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो यहां पर हम एक डेटा टाइप यूज करते हैं, डेटा टाइप। तो यहां पर हम क्या यूज कर लेंगे, फ्रेंड। यहां पर भी हमने इंट ऐड किया, क्योंकि इसको ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो जब हम यहां फ्रेंड कीवर्ड यूज कर लिए, इसका मतलब क्या है कि ये क्लास के अंदर जरूर है, लेकिन इस फंक्शन को इस क्लास से बाहर से भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, आप समझ गए। वैसे क्लास, ये एक क्लास क्लोज हो गया और इसके अंदर एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को आप यूज नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास। बट अगर यहां पर आप इसे फ्रेंड कीवर्ड लगा दिए, तो अगर ये क्लास, आपको पता है कि ऑब्वियस सी बात है, बाय डिफॉल्ट क्या है, ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड है। अगर ये प्राइवेट है, कंडीशन देखिए, और प्रोटेक्टेड है, तब भी क्या होगा, दिस फंक्शन इज एक्सेसिबल। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, फ्रेंड एक कीवर्ड है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे कि फ्रेंड फंक्शन जो है एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जो डिक्लेयर हो रहा है आउटसाइड द क्लास, बट इज कैपेबल टू एक्सेसिंग द प्राइवेट फंक्शंस एंड मेंबर्स ऑफ द क्लास। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, अब इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग देख लेंगे, जावा के अंदर देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग देख लेंगे प्रोग्राम के माध्यम से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आज क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है, और कल ही करवा दूंगा, नहीं होगा तो कल आधा घंटा में आपको वो सारे प्रोग्राम्स करवा दूंगा। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या था, हाँ, बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 करिए सबसे पहले, जो जितना किया है उतना ही का अभी मैं करवा रहा हूं। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लास इन सी प्लस प्लस आर, फिल इन द ब्लैंक्स, derived data type, user defined data type, built-in data type, all of the above, none। जिसका जिसका ऑप्शन है 2 बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दी एबव हमेशा सही नहीं होता है, जो आप लोग लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्लासेस इन सी प्लस प्लस, तो क्लास, हम क्लास तो एक कीवर्ड है, बट हम क्लासेस पूछा गया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट, एम्प्लॉई, ये कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइन क्या है, डेटा टाइप है। ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट है 3, क्वेश्चन नंबर 3, reusability of the code can be achieved in C++ through, reusability of code can be achieved in C++ only through inheritance।
डिराइव तो इनहेरिटेंस में होगा ना, तो डिराइव जब तक नहीं होगा तब तक रीयूज कैसे होगा? ऑप्शन 3 क्या है? इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है द इंटायर सेट ऑफ डेटा एंड कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विद द हेल्प। The entire set of data and code of an object can be made a user-defined data type with the help of क्लास के हेल्प से। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 है पेइंग अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज while ignoring inessential details. Ignoring essential details is called, यहां पर in नहीं आएगा। Paying attention to the important properties while ignoring essential details is known as एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहा जाएगा इसे? एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 4 नंबर का आंसर बताए थे क्लास। ठीक है, 5 का एब्स्ट्रैक्शन, 6 का आंसर बताएंगे आप लोग। The classes which are intended for the creation of object or instances are called abstract class, concrete class, binding, polymorphism, none। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब अभी आपको यह समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। किसी भी क्लास को डिक्लेयर कर देना, लेकिन उसके अंदर वेरिएबल और फंक्शंस वहां पर मिसिंग है। मतलब जस्ट अ डिक्लेरेशन ऑफ अ क्लास। ठीक है, मतलब देयर इज नो इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लास। क्लास को इंप्लीमेंट किया गया किसके द्वारा? इसके द्वारा जो क्लास डिराइव हुआ। ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास से जो क्लास डिराइव होता है और वहां पर जो मिसिंग पार्ट है, मिसिंग पार्ट क्लास का क्या है? डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, उसको भी वहां इंक्लूड किया जाता है। उस क्लास को कंक्रीट क्लास कहा जाता है। तो कंक्रीट क्लास क्या होता है? क्लास डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्लास। क्लास डिराइव फ्रॉम the abstract class। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से जो डिराइव होता है उस क्लास को कंक्रीट क्लास कहा जाता है। मतलब कंक्रीट क्लास कंटेन्स variable functions for that class
इस क्लास के लिए जो वेरिएबल और फंक्शन होना चाहिए वो यहां पर तो है नहीं, बिकॉज इट्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहां पर वो सारे चीज हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए। दो चीज यहां से आपको समझना था, एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद करना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नो ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड, नो ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, इसका मतलब जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तो इसके अंदर फंक्शन और इसके अंदर किसी भी चीज का को एक्सेस कैसे किया जाता है? ठीक है। तो यहां पर पूछा गया द क्लासेस विच आर इंटेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इंस्टेंसेस, क्लासेस विच आर इंटेंडेड फॉर, आपसे क्या पूछा गया है? एक चीज देखिए, यहां पे थोड़ा सा आंसर गलत हुआ है रुक जाइए। द क्लासेस विच आर इंटेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इंस्टेंसेस आर कॉल्ड, इसका तो इंस्टेंस बनेगा नहीं, तो इसको कहा जाएगा क्या? कंक्रीट क्लास। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, इसको क्या कहा जाएगा? कंक्रीट क्लास कहा जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंक्रीट क्लास डिराइव किससे हुआ? एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। और कंक्रीट क्लास का इरादा क्या है कि इस क्लास के लिए, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, ऑब्जेक्ट या जो कुछ भी वेरिएबल फंक्शन को डिक्लेयर करना। इंस्टेंसेस मींस ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल होगा। कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा, कंक्रीट क्लास में वेरिएबल्स भी डिक्लेयर होंगे, और क्लास एवरीथिंग। ठीक है। तो क्लास विच आर इंटेंडेड फॉर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इंस्टेंसेस आर कॉल्ड कंक्रीट क्लास। ठीक है। अरे भैया, हम डिफाइन कर रहे थे, डिफाइन करने के दौरान हमने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, हमने उसको करेक्ट कर दिया, इतना मत समझिए आप लोग बिल्कुल आराम से सीखते जाइए। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय रैपिंग ऑफ कैरेक्टर। देखिए, जब दो डेफिनेशंस प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया गया तो यू कैन डिसाइड, आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नेक्स्ट है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय रैपिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट वी अचीव। इसके द्वारा हम क्या अचीव करते हैं? रैपिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट वी अचीव। बताइए। डेटा इनकैप्सुलेशन। क्या होगा? डेटा इनकैप्सुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड इन C++? कैन बी ओवरलोडेड पूछा गया यहां पे। और कल क्वेश्चन बताते टाइम हमने बताया था कि इसको थोड़ा याद रखिएगा कि कैन नॉट बी और कैन बी। ठीक है। तो कैन नॉट बी अगर आपको याद है तो कैन नॉट बी में क्या क्या था? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, साइज ऑफ, कंडीशनल ऑपरेटर। बट अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, इसको ओवरलोड किया जा सकता है। ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट है,
Overloading involves writing two or more functions with. Overloading involves writing two or more functions with same name and different argument. Same name and different arguments. तो अकॉर्डिंग टू आर्ग्यूमेंट्स जो होगा उसका अलग अलग जगहों पर यूज हो जाएगा. जैसे हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो वहां पर बी और एच चाहिए. उसी तरीके से या स्क्वायर का निकालना है तो केवल एक वेरिएबल चाहिए. तो आंसर क्या हो जाएगा? 3. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाय डिफॉल्ट मेंबर्स ऑफ द क्लास आर इन नेचर. बाय डिफॉल्ट क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स मतलब क्या? डेटा मतलब वेरिएबल और फंक्शन, वो क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? बाय डिफॉल्ट मेंबर्स ऑफ द क्लास आर इन नेचर प्राइवेट. ऑप्शन 3 इज राइट, प्राइवेट. Which operator is used to define the member of class externally? Which operator is used to define the member of class externally? बताइए. परसों प्रोग्राम के अंदर इसका यूज भी हमने किया था. यहां मेंबर ऑफ द क्लास कहा गया है. विच ऑपरेटर यूज टू डिफाइन द मेंबर ऑफ क्लास एक्सटर्नली, मतलब वेरिएबल को, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आउटसाइड द क्लास ये यूज किया जा सकता है. स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया जाएगा. इसका तो यूज इनहेरिटेंस के लिए किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्लास डिक्लेरेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्लास डिक्लेरेशन. जिनका क्लास मिसिंग है वो लोग गलत भी आंसर कर रहे हैं. हमने क्लियरली कहा कि सेमीकोलन से क्लोज होना चाहिए. यहाँ क्लास बी तो ठीक है बट यहाँ सेमीकोलन नहीं है इसलिए गलत है. यहाँ पब्लिक क्लास ये भी ठीक है क्योंकि हम एक्सेस स्पेसिफायर भी दे सकते हैं क्लास से, बट यहाँ भी सेमीकोलन नहीं है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट कीवर्ड यूज ही नहीं होता है. क्लास ए, यहाँ पर क्लास के अंदर तो इंटीजर, फंक्शन सब भी डिक्लेयर किया जा सकता है, इंट एक्स, और यहाँ पर क्लास क्लोज भी है. तो ये क्या है? ये बिल्कुल सही है. ऑप्शन 1 क्या है? बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर इज कॉल्ड. अ कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर इज कॉल्ड. बाय डिफॉल्ट क्लास प्राइवेट होता है. कितने बार बताएं? A constructor that does not have any parameter is called default constructor. क्या कहा जाएगा इसे? Default constructor. Next question है, a class named student must have a constructor whose name is. Constructor का नेम कैसे रहता है? मान लीजिए क्लास का नाम स्टूडेंट है तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा? बताइए. क्लास का नाम अगर स्टूडेंट है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट ही रहेगा. ठीक है. डिस्ट्रक्टर का नाम ये टिल्ड साइन लगता है, ये डिस्ट्रक्टर हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टर हो जाएगा. ओके. सेम एज क्लास नेम होता है. क्या होता है? सेम एज क्लास नेम.
रोहित आपका आंसर दिख रहा है, आप ऐसे क्यों चिंता कर रहे हैं, आप आंसर करते रहिए, सब दिख रहा है, ऊपर वाला सब देखता है। अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इज अ। 1 और 3 में डिफरेंस, 1 और 3 में डिफरेंस ये है कि ये कैपिटल में एस लिखा हुआ है, यहां पर स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है। A function that is called automatically each time an object is created is a fill in the blanks. क्या होगा आंसर? जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो जो फंक्शन कॉल होता है वो कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्टर। ऑप्शन 1 इज राइट, ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट है द रिटर्न टाइप यू कोड फॉर ऑल कंस्ट्रक्टर्स इज। कोडिंग में जब आप कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो क्या उसमें कोई रिटर्न टाइप होगा? रिटर्न टाइप, नो टाइप, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वॉइड। मेन में तो होता है ना वॉइड, नल, बट यहां पर वॉइड भी नहीं होगा, तो जस्ट क्लास का नाम यही रहेगा, मतलब नॉन टाइप, कोई टाइप नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, a function that is called automatically each time an object is destroyed is destructor. Option 2 is right. Next है class X, class Y, class Z are derived, class X, class Y and class Z are derived from the class base. This is inheritance. कौन सा inheritance है? मैं देख रहा हूं कि ये भी गलत कई लोगों ने बताया। ये क्वेश्चन उसी प्रकार है ना कि एक कोई क्लास है और इससे बी सी डी, तो एक बेस क्लास के मोर देन वन डिराइव्ड क्लास है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हायरार्किकल। क्या कहेंगे? हायरार्किकल कहेंगे। ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? हायरार्किकल है। मल्टीपल का एग्जाम्पल, मल्टीपल जैसे अगर एक बेस दो, यहां पर दो बेस क्लास हो और दोनों से एक क्लास डिराइव हुआ हो, मतलब डिराइव्ड क्लास दो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है दो क्लास का, तो मल्टीपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डेरिवेशन ऑफ चाइल्ड क्लास फ्रॉम बेस क्लास इज इंडिकेटेड बाय सिंबल। ऑप्शन 2 इज राइट, ऑप्शन 2। डिराइव कैसे होता है? चाइल्ड क्लास फ्रॉम बेस क्लास, तो हम कॉलन ही तो यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ बेस क्लास इज प्राइवेटली इनहेरिटेड बाय द डिराइव्ड क्लास। व्हेन अ बेस क्लास इज privately inherited by the derived class, then protected member of the base class become private members of derived class. Public members of the base class become private members of derived class. Both 1 and 2, only 2, none. यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन था कि क्यों यूज किया गया, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जब कोई डिराइव क्लास प्राइवेटली अगर बेस क्लास को क्या कर रहा है,
बेस क्लास को प्राइवेटली डिराइव कर रहा है। ऐसे में बेस क्लास का चाहे वो प्रोटेक्टेड मेंबर हो, ठीक है, या बेस क्लास का पब्लिक मेंबर हो, वो दोनों क्या बन जाएगा? दोनों प्राइवेट बन जाएगा। डिराइव्ड क्लास के लिए दोनों क्या बन जाएगा? प्राइवेट बन जाएगा। तो यहां पर बोथ 1 and 2 इज राइट। बोथ 1 and 2 इज राइट। ठीक है, क्योंकि प्राइवेटली इनहेरिट किया तो केवल वो यूज करेगा, बाकी कोई यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट है ओनली फंक्शंस ऑफ द क्लास। Only functions of the class can access the data of the class, and functions provide the interface between data, objects, and program. This kind of isolation of the data from direct access by the program is called. This is called data hiding. ध्यान से देखिए, ओनली फंक्शंस ऑफ द क्लास मतलब क्लास का केवल फंक्शन एक्सेस कर सकता है डेटा ऑफ द क्लास, मतलब फंक्शंस प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन डेटा, ऑब्जेक्ट एंड द प्रोग्राम। इस प्रकार का आइसोलेशन क्या है? डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम इज कॉल्ड। ये है डेटा हाइडिंग। और डेटा हाइडिंग को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है? डेटा हाइडिंग को इंप्लीमेंट किया जाता है, आपको पता है किसके माध्यम से? एक्सेस स्पेसिफायर के माध्यम से। नेक्स्ट है when a child class inherits traits from more than one parent class, this type of inheritance is called fill in the blanks inheritance. मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ क्लास inheritance in C++, if the visibility mode or mode of derivation is not provided, then by default visibility mode is बाय डिफॉल्ट क्या होगा? प्राइवेट होगा। क्या होगा? बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा। अभी भी किसी का डाउट आया था कि प्राइवेट और पब्लिक में प्रोटेक्टेड में डिफरेंस बताइए। प्रोटेक्टेड होगा तो डिराइव्ड क्लास एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट होगा तो मतलब डिराइव्ड क्लास के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है प्रोटेक्टेड में, पब्लिक में नहीं किया जा प्राइवेट में नहीं किया जा सकता है। कौन पूछ रहा था? 22 का होगा मल्टीपल, 23 प्राइवेट, 24 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++। देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, बट फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट इन C++। इनहेरिटेंस क्या डिफाइन करना है? मल्टीपल का मतलब होता है कि कोई डिराइव्ड क्लास है C अगर मोर देन वन क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है, जैसे A और B, तो ये मल्टीपल होता है। ठीक है, और ऑपोजिट होता, मान लीजिए कोई A क्लास है
और इसके प्रॉपर्टी को बी और सी एक्वायर कर रहा है, तो ये आपका हायरार्किकल हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट? देखिए डिलीट क्या करता है, डिलीट इज यूज टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंपल डिलीट। और डिलीट आपको पता है ये क्या है, एक एरे, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। सिमिलरली जावा हम पढ़ेंगे तो जावा के क्वेश्चंस करेंगे। कल आप जितने भी डाउट्स आपके हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा और उसको लेकर के आइएगा। कल उसमें से जितने भी हो जाएंगे उसको हम करेंगे, फिर भी रिमेनिंग रहेगा तो हम और भी सेशन करके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, एक एक टर्म को लिख करके आइएगा। मतलब अगर कल 2 घंटे में नहीं सोल्व हुआ, ठीक है, इसका पीडीएफ मैं सेंड कर रहा हूं, तो अभी मत जाइए आप लोग, पहले पीडीएफ ले लीजिए। चलिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ हमने शेयर कर दिया है, ठीक है, पीडीएफ शेयर कर दिया है और चैट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो थोड़ा जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। कल का पीडीएफ चाहिए, कल का पीडीएफ, कल का कल का पीडीएफ भी भेज दिया, लीजिए। कल का पीडीएफ भी पिन कर दिया, डाउनलोड कर लीजिए थोड़ा जल्दी से। कल मैंने सेशन रखा है आपके डाउट्स के लिए, तो कल डाउट्स पूछिएगा, एक एक डाउट्स कल पूछिएगा, ठीक है। कोई भी टर्म्स हैं सबका ब्रीफिंग किया जाएगा। विक्रम लक्ष्मी जी, पाइथन भी तभी तो समझ में आएगा जब ये हम सारा चीज पढ़ेंगे, तभी तो समझ में आएगा।
पाइथन कुछ वो थोड़े ना है कि बस पहले बजरंग बली को खुश करिए तो भगवान जी खुश हो जाएंगे, श्री रामचंद्र। थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये C++ जो है मेन कॉन्सेप्ट है आज के डेट में, और एग्जाम में भी क्वेश्चन ज्यादा आएगा, लेकिन ये हम समझा नहीं सकते ना आपको, और ना आप समझ सकते हैं, तो इसलिए पाइथन भी पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ने के बाद ही तो वो चीजें समझ में आएंगी, और आसान भी हो जाएगा बहुत पढ़ना, समय भी नहीं लगेगा पढ़ने में उसको फिर। थ्योरी सब सेम होगा, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और क्या। चलिए तो मैं सेशन क्लोज करता हूं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। एंड कल जो है आपका डाउट सेशन है, तो कल डाउट लीजिएगा, ठीक है भैया। अखिलेश जी, जो आप लिख रहे हैं वो गलत है। जो आप लिख रहे हैं सेमी कॉलन ए में लगाने की क्या जरूरत है? मैंने देखा नहीं क्लियरली, आप एक बार और बताइए क्या आप पूछ रहे हैं। अखिलेश जी, काफी टाइम से आप परेशान हैं, लिखिए क्या लिख रहे थे आप। बताइए, अब चुप हो गए। इंट ए गलत है, बिल्कुल गलत है। 2 बार सेमी कॉलन नहीं रहेगा ना उसमें, और फिर उसमें इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए हम वहां पर ब्रैकेट क्यों लगाएंगे? सिंपली इंट ए सेमी कॉलन। सिंपली हम क्या करेंगे, इंट ए और सेमी कॉलन, ये ए डिक्लेयर हो गया एक वेरिएबल, बस। तो आपका एक क्वेश्चन गलत है। अरे भैया, हमारी गलती देखते रहिएगा जीवन भर, टाइपिंग मिस्टेक वगैरह भी तो कुछ हुआ होगा, अब कहाँ पे हुआ क्वेश्चन तो दिखाइए, हमें तो याद नहीं आ रहा है। और गलत है तो करेक्ट कर दीजिए ना, हम ही तो कह रहे हैं। प्रधानमंत्री गलती करके माफी मांग लेते हैं तो आप शांत हो जाते हैं, और हमारा एक क्वेश्चन है तो ऐसे ठीक कर लीजिए, हम कंसेप्ट बता दिए। पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, सबको शेयर कर दिया है पीडीएफ। हैंड रिटन नहीं तो है इसमें, हैंड रिटन तो है। क्या हैंड रिटन पीडीएफ नहीं गया आपको? आ गया है। आ गया, तब क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग मुझे? ओके, बाय बाय।